अमेरिका में बंदूक रखने की आज़ादी के सबसे बड़े समर्थक 31 बरस के चार्ली किर्क बंदूक का ही शिकार हो गए। बीते 10 सितंबर को जब वो यूटा वैली यूनिवर्सिटी में थे और छात्रों और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी एक अज्ञात हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। हमलावर ने आसपास की किसी बिल्डिंग की छत से गोली चलाई थी। बाद में पकड़ा गया और अब उससे पूछताछ भी जारी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने चार्ली को क्यों मारा। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है, अमेरिका में गन कल्चर आखिर है क्यों? तो अमेरिका में खुलेआम बंदूक बिकना आम है। आप जैसे किराने का स्टोर होता है, कहीं भी आप जनरल स्टोर पे कोई चीज लेने जाते हैं, इसी तरह आप वहां दवा बिकना बहुत मुश्किल है। दवा खरीदना, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको बंदूक चाहिए तो किसी भी स्टोर पे जाके बंदूक खरीद सकते हैं। और वहां का गन कल्चर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना अमेरिका का संविधान है। साल 1791 में, मतलब साल 1776 में आजादी मिली थी। 1791 में अमेरिका के संविधान में जो दूसरा संशोधन हुआ वो इसी को लेकर हुआ। इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने का हक दिया गया। अमेरिका का संविधान अपने नागरिकों को बंदूक या गन रखने का पूरा अधिकार देता है, मतलब अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार देता है। भारत में बंदूक लेने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में बिना लाइसेंस के बंदूक रख लीजिएगा तो आपको बड़ा जुर्म होता है, वो आपको उसके तहत बड़ी सजा भी मिल सकती है। अमेरिका में दशकों तक गन कल्चर से लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन आज तक अमेरिका इस कानून को बदल नहीं पाया। अमेरिका की जिस संसद से ये उम्मीद करते हैं कि वो इसके खिलाफ सख्त कानून बनाएगी, उसी संसद से कुछ दूरी पर बंदूकों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कैसे होगा? जहां अमेरिकी नागरिक, इन दुकानों पर अमेरिकी नागरिक आधुनिक हथियार खरीदते हैं। हालात ये हैं कि अमेरिका में लोगों की संख्या से अधिक बंदूकें हैं, मतलब जो जनसंख्या है अमेरिका की, उससे अधिक तो बंदूकें हैं। 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति 1.2 से अधिक बंदूकें, जो यमन की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। यमन में 0.5 समथिंग था, जबकि यमन युद्धग्रस्त, मतलब वहां लड़ाई होती रहती है साल भर। ऑस्ट्रेलिया के तो विदेश व्यापार विभाग ने अपनी एक स्टडी में यह भी पाया कि अमेरिका में दुनिया की 5% से भी कम जनसंख्या रहती है, लेकिन अमेरिकियों के पास, दुनिया भर में नागरिकों के पास जितनी गन्स हैं उसका 45% से अधिक हिस्सा अमेरिका के पास है। मतलब दुनिया भर की आबादी का 5% हिस्सा अमेरिका का है, और गन्स जो हैं वो दुनिया भर में जितनी भी गन्स हैं उसका 45% से अधिक हिस्सा अमेरिका के पास है। सोच सकते हैं आप, हर दिन बंदूक से होने वाली 128 मौतें और हर 1 लाख की जनसंख्या पर 14 मौतें। क्या हाल है अमेरिका का, दुनिया का सबसे विकसित देश, जो मरने मारने पे लोग वहां उतारू हैं। इनमें से मतलब हर 1 लाख की जनसंख्या पर 14 मौतें हो रही हैं वहां पर, जिनमें से आधे से ज्यादा मौतें आत्महत्याएं थी। मतलब आदमी अपनी जिंदगी से परेशान है। इतनी विलासिता, इतना जिंदगी के सुख, सारे सुख वहां हैं, लेकिन अगर नहीं है तो मन की शांति नहीं है। तो गन कल्चर की बात हम कर रहे थे। 19वीं शताब्दी तक अमेरिका को यह समझ में आ गया था कि देश में बंदूक कल्चर कभी शांति स्थापित नहीं होगा, लेकिन गन लॉबी और कुछ नेताओं के दबाव के चलते आज तक कुछ नहीं हो पाया। कभी भी इसके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बन पाया। आज अमेरिका में गन से औसतन 100 लोग रोज मारे जाते हैं। पिछले 50 सालों में तो अकेले अमेरिका में 14 लाख लोग बंदूक से होने वाली हिंसा में मारे जा चुके हैं। अमेरिका में बंदूक की संस्कृति उस जमाने से है जब वहां ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था, मतलब 1776 से पहले। तब अमेरिका में कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं थी, लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा खुद करनी होती थी। तो ये वो देश है जहां पुलिस नहीं थी।
इसलिए लोगों से कहा गया कि आप अपने हथियार खरीद लीजिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। इसलिए उन्हें हथियार रखने की आजादी मिली, लेकिन वो कायम रही, आज तक कायम। देश को आजाद हुए 200 साल से भी ऊपर हो गए, 250 साल। 2019 की एक रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। इसके मुताबिक पूरे अमेरिका में 63,000 से ज्यादा लाइसेंस गन डीलर हैं जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों को 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बंदूकें बेच दी। इतना बजट तो पता नहीं भारत के स्वास्थ्य बजट का भी है हिस्सा कि नहीं। भारत का हेल्थ का बजट जो है पूरे देश का, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, इसका हेल्थ का बजट भी इतना नहीं होगा। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में गन कल्चर कितना पॉपुलर है। वहां के कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इसे खूब बढ़ावा दिया। हालांकि अब ये अमेरिकी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। यही वजह है कि ओबामा समेत कई राष्ट्रपतियों ने गन कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई थी। सेनेट की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने भी गन कल्चर को रोकने के लिए किसी बिल की जरूरत को काफी अहम बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल आना चाहिए कि सेमी ऑटोमेटिक घातक हथियारों की बिक्री रुक सके, इसका इंपोर्ट, इसका उत्पादन और इसके ट्रांसफर तक पर रोक लगे। और इस तरह के हथियार हाल की घटनाओं में, जैसे बुफेलो में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, यूवाल्ड में हुआ, टेक्सास में हुआ था स्कूल में, इलिनॉइस में हुआ, हाईलैंड में हुआ, हाईलैंड पार्क में, तो मास शूटिंग के मकसद से जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको रोक दिया जाए, उनको बनाया ही ना जाए ऐसे हथियार। अब आपको बता दें कि 1994 में अमेरिकी कांग्रेस ने देश में व्याप्त गन कल्चर को रोकने के लिए एक बिल पास किया था। इसकी मियाद केवल 10 सालों की थी, जो 2004 में खत्म हो गई। इसके बाद से ही देश में घातक हथियारों की बिक्री और चलन फिर पहले जैसा हो गया। यानी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गन लॉबी के खिलाफ खड़े होकर फिर से एक कानून लाए और जो हमेशा के लिए बना दे। अमेरिका में गन लॉबी इतनी तगड़ी और पैसे वाली है कि वो हथियारों पर राज्य और देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं। मतलब उनके पास इतना पैसा है, वही पॉलिसी डिसाइड करते हैं। बहुत गहरी है इसकी पैठ। गन लॉबी में जो लॉ मेकर्स हैं, उनके योगदान के साथ चुने गए जो ऑफिसर्स हैं उनका स्वतंत्र समर्थन है। उन लोगों में जनमत को प्रभावित करने के लिए अभियान आदि खूब शामिल है। वो चाहते ही नहीं कि गन कल्चर खत्म हो जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। यहां तक कि एंटी गन कंट्रोल लॉबिंग जो ग्रुप है, जिसमें नेशनल राइफल एसोसिएशन के चीफ भी हैं, कि अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार की जो इंडस्ट्री है उससे बड़े करीबी संबंध है। गन लॉबी के खिलाफ कुछ समूह भी हैं, जैसे एनआरए है, नेशनल राइफल्स एसोसिएशन, और उसके जैसे दूसरे ग्रुप अक्सर खुद को सिविल राइट्स के संरक्षक के तौर पर पेश करते हैं कि भाई हमारा राइट है, हम अपनी सुरक्षा करें। लेकिन सुरक्षा कर कौन रहा है? वो या तो अपने आप को मार रहे हैं या तो दूसरे को मार रहे हैं। और अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन का हवाला देते हैं, कहते हैं कि भाई आप संशोधन करके हमें ये राइट मिला है, हथियार रखने का राइट दिया है दूसरे संशोधन से। इसके असर को इस बात से समझा जा सकता है कि एनआरए का खुद का ग्रेडिंग सिस्टम है जो राजनेताओं के लिए, और वो अपनी रुचि के अनुसार प्रचार अभियानों का समर्थन करता है। मतलब जो पॉलिटिशियंस का उनके इलेक्शंस के लिए प्रचार होता है उसके लिए पैसे देता है ये एसोसिएशन, नेशनल राइफल एसोसिएशन। मतलब हथियार बनाने वाले जो गन लॉबी है, वो इतना पैसा है उनके पास। उन्होंने एक गैर सरकारी संस्था, एनजीओ टाइप है, वो ओपन सीक्रेट्स उसका नाम है, उन्होंने 2010 से 20 तक 155 मिलियन डॉलर लॉबिंग के लिए खर्च किए थे। सोचिए 155 मिलियन डॉलर जिस देश में सिर्फ इसलिए लॉबिंग पर खर्च किए जाते हैं कि गन कल्चर को बढ़ावा देते रहे, गन कल्चर को खत्म ना किया जाए। क्या होगा उस देश में? इनमें से अधिकांश भुगतान का संबंध राजनेताओं से, ज्यादातर 155 मिलियन डॉलर में ज्यादातर पैसा जो है वो पॉलिटिशियंस को ही मिला है। दे आर द लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स को पैसा मिलेगा और गन लॉबी की तरफ से मिलेगा तो वो कानून क्यों बनाएंगे उसके खिलाफ? तो शुक्र मनाइए कि आप भारत में हैं और यहां बिना लाइसेंस हथियार रखना
बड़ा अपराध है जिसकी सज़ा भी बड़ी है, जेल जा सकते हैं आप, और इसीलिए शायद आप अमेरिका की तुलना में बहुत सुरक्षित हैं। नमस्कार।